एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टोन ज्ञान का तूफान। मेरा नाम है गुंजन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डिमांड करी थी कि मैम 7th क्लास की हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करिए। सो यहाँ से हम एक नई क्लास के बिल्कुल नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ लेसन नंबर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। राइट। सो प्रीवियस क्लास से सबसे पहले मैं आपको लिंक कराना चाहूँगी। प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस क्लास यानी 6th क्लास की हिस्ट्री के अंदर हमने एंशियंट इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ से 7th क्लास में हमारी कुछ मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके कैसे वहाँ पे चेंजेस हुए, मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से रूलर ने रूल किया, कैसी उस समय पे हमारी इकोनॉमी थी, कैसी सोसाइटी थी, तो उन सभी के बारे में हम 7th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एक मैप आपको दिखाई दे रहा है और ये जो मैप है ये इंडिया का मैप है। अचंभा हो गया ना आपको भी? आपको लग रहा है ये कैसा इंडिया का मैप है? राइट। चलो मैं बताती हूँ आपको ये कैसा इंडिया का मैप है। देखिए यहाँ पे ना ये साउथ इंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? और ये जो आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है। आज जो हम इंडिया का मैप बनाते हैं ना वो कुछ इस तरीके से साउथ इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके से नजर आएगा। तो जिस मानचित्रकार ने, जिस कार्टोग्राफर ने, मानचित्रकार को क्या बोलते हैं हम लोग? मानचित्रकार को बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। ठीक है। बेसिकली कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो कि मैप को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। और ये जो मैप है ना ये अल इद्रिशी नाम के एक भूगोलवेता ने बनाया था। किसने? एक अरब जो कंट्री है ना वहाँ के भूगोलवेता ने, जिसका नाम था अल इद्रिसी, उसने 1154 में इस मैप को बनाया था। राइट। इसके बाद हम एक और मैप देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। यू कैन सी हियर, ये जो मैप है ये आपको आज जो हम मैप देखते हैं कुछ उस मैप की तरह दिखाई देगा इंडिया का। राइट। सो ये वाला जो मैप है ये एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर ने बनाया है। किसने? एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर ने। और इसको कब बनाया गया था? 1720 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1720 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? नॉर्थ इंडिया दिखेगा। क्या दिखेगा? नॉर्थ इंडिया। ऐसे करके है ना, यहाँ पे हमें नॉर्थ इंडिया दिखेगा। सॉरी कि मैं इतने अच्छे से मैप नहीं बना पाती, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें ये ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें हमें नॉर्थ इंडिया दिखेगा। लेकिन इस मैप में क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। इस मैप के अंदर हमें ऊपर श्रीलंका दिख रहा है जो कि आज इंडिया के साउथ में है। इसमें श्रीलंका कहाँ दिख रहा है? इंडिया के नॉर्थ में। लेकिन ऐसा नहीं है। और जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 18वीं सदी के आरंभ में बनाया था ये मैप जो है, ठीक है, तो ये मैप हमें आज के इंडिया की तरह दिखता है। और इस वाले मैप की विशेषता क्या है? इस पे जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे, यानी जो तटीय इलाके हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में इसमें दे रखा है। या फिर जहाँ से हमारी नदियों का ओरिजिन होता है वहाँ पे बहुत फोकस किया हुआ है इसने। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? देखिए जब भारत के अंदर फॉरेनर इन्वेजर्स आ रहे थे, ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेसन के अंदर पढ़ा कि उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा
से एंट्री करी थी भारत के अंदर। लेकिन अगर बात करें हम यूरोपियंस की, तो उन्होंने वो भारत के अंदर सी रूट से आए, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम क्या है, सी रूट से आए। तो उनका टारगेट था कि हमें कोस्टल, क्योंकि सी रूट से जब आएंगे तो उन्हें कोस्ट पे यानी कि समुद्र के तट पे आके अपने जहाज को रोकना होगा, राइट। तो इसीलिए वो एक ऐसा मैप चाहते थे जहां पे जो कोस्टल एरिया है ना, उसको क्या किया जाए, पिन आउट किया जाए, राइट। तो ये हमें टाइम के साथ साथ जो हमारे मैप्स हैं उनके अंदर चेंज देखने को मिलते हैं, राइट। पहले हमने देखा 1154 के अंदर जो मैप बना था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन अगर बात करें हम 1720 के अंदर ये जो मैप बनाया गया है, ठीक है, इसमें बिल्कुल हमें अपोजिट चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है कि टाइम के साथ साथ क्या है, हमारी भाषा चेंज होती है, हमारी हिस्ट्री चेंज होती है, उसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। फारसी क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जो मध्य युग के अंदर यानी मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर, मिडाइवल एज के अंदर जो फारसी बोली जा रही थी ना, वो आज जो लोग फारसी बोलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि टाइम के साथ साथ हिंदुस्तान का मतलब कैसे बदला। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। जब भी हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो हमारे मन में एक इमेज आती है इंडिया, भारत, ठीक है। हिंदुस्तान का मतलब है हमारे लिए एक कंट्री जिसका नाम है भारत। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्टोरियन, एक फारसी हिस्टोरियन है 13वीं सदी के, ठीक है, उनका नाम क्या है, मिनहाज ए सिराज, राइट। तो जब उन्होंने हिंदुस्तान शब्द के बारे में बात किया, अपनी बुक में हिंदुस्तान शब्द लिखा, तो उनका मतलब क्या था, हिंदुस्तान से उनके लिए पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना, मान लीजिए यहाँ से गंगा नदी बहती है, यहाँ से यमुना नदी बहती है, ठीक है, तो इसके बीच का जो इलाका था, इसके बीच जो लोग रह रहे थे, ठीक है, और पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के जो लोग थे ना, वहाँ का जो इलाका था, सिर्फ उनका मतलब उसी इलाके से था कि ये जो इलाका है ये क्या है, ये है भारत, आई मीन ये है हिंदुस्तान, ठीक है। उसके बाद उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अभी आगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे, जिन जिन इलाकों पे उनका कंट्रोल था, उस इलाके को ये लोग क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, ठीक है। और हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। आज जो साउथ इंडिया है, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, कर्नाटक है और आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो ये जो साउथ इंडिया का जो हिस्सा है ना, कभी भी इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया के लिए बेसिकली हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। उसके अलावा 16वीं सदी के आरंभ में बाबर कौन था, एक मुगल काल का राजा था, मुगल काल का क्या था, बादशाह था, ठीक है। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल यानी ज्योग्राफी, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम देखते हैं।
आज हम देखते हैं कि ये जो पूरी टेरिटरी है इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भारत है। आज जो इस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी भाषा, सारी चीज़ें क्या हैं, वो भारत हैं, वो हिंदुस्तान है। लेकिन उस समय पे वहाँ के भूगोल के लिए, पशु पक्षियों के लिए और यहाँ के निवासियों के कल्चर के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाबर, अमीर खुसरो, इन सब ने किया था। यहाँ के अंदर यहाँ जो टेरिटरी है भारत की, हिंदुस्तान की, उसके अंदर जो रूलर्स रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, उसके लिए भी हम हिंदुस्तान या भारत का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जिन लोगों ने टाइम चेंज होते होते, है ना, भारत का या हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग था वो अलग अलग रूपों में किया, राइट। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, आज हमारे लिए फॉरेनर कौन है, विदेशी कौन है, ठीक है, जो अब्रॉड में रहता है, जो हमारी कंट्री में नहीं रहता, किसी और कंट्री में रहता है, आज वो हमारे लिए क्या है, फॉरेनर है या विदेशी है। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री के अंदर मध्य युग में फॉरेनर या फिर विदेशी किसको बोला जाता था? किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। मान लो मैं एक गांव के अंदर गई, आज का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैं किसी गांव के अंदर गई, पहली बार मैं उस गांव में गई हूँ, वहाँ के लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन लोगों को नहीं जानती, तो वो मुझे बोलेंगे ये अनजान व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देख के बोलेंगे मुझे कि ये भारतीय है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पहले की, है ना, तो वहाँ पे परदेसी या फिर विदेशी कौन थे? ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, कोई भी, वो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके कल्चर का ना हो, जो उनके गांव का ना हो, वो क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। तो यू कैन सी हियर कि वर्ड्स का प्रयोग जो है अलग अलग समाज में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग समय में क्या हो जाता है, कभी कभी उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारे लिए जो व्यक्ति अनजान है, उनके लिए वो व्यक्ति विदेशी या फिर क्या हो गया, परदेसी हो गया, राइट। सो होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैसे समय के साथ साथ भाषा का जो अर्थ है, जो हमारे शब्दों का अर्थ है, वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। दो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया, एक हिंदुस्तान और एक विदेशी या परदेसी। इतिहासकार और उनके स्रोत, जब हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इतिहासकार जो थे उन्होंने कैसे इस एज को डिफाइन किया, कैसे इस समय को डिफाइन किया, क्या क्या सोर्सेज उन्होंने इसके लिए यूज़ किए, या फिर क्या क्या सोर्सेज से उन्हें क्या क्या जानकारी मिली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रक्रिया क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम 6th क्लास की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने जब एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो हम BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब ईस्वी आ गया है, यानी कॉमन एरा, या फिर इसको हम एनो डोमिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AD हमने पढ़ा था ना, CE और AD। तो यहाँ पे जिस टाइम के बारे में बात करेंगे हम, उसमें डेट्स जो हैं पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 500 साल, 600 साल, ऐसे करके पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब हमने BCE के बारे में पढ़ा था, तो जब हमने BCE के बारे में पढ़ा था तो उसमें जो डेट्स थी ना, पहले 500, फिर 400, मतलब ऐसे करके 500 साल पहले, फिर 400 साल पहले, फिर 300 साल पहले, देन 200 साल पहले, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लग जाता था, BC लग जाता था, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टाइम है ना वो नेगेटिवली आगे बढ़ रहा है, राइट।
मतलब आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उनकी डेट्स को हम उल्टा करके पढ़ते हैं। पहले 500 साल आए, फिर 499 ईयर आई, फिर 498 आई, इस तरीके से करते करते 400 BC, फिर 300 BC। तो यहाँ पे टाइम जो है वो उल्टी गिनती की तरह बढ़ता जा रहा है। राइट, होप की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली इस बुक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो 700 से 1750 ईस्वी तक का जो टाइम था, ठीक है, ये जो 1000 वर्ष थे लगभग, इनके बीच में जो हिस्ट्री के अंदर चेंजेस आए, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला, जिस शैली से किसी भवन को बनाया गया है, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बात पहले से काफी भिन्न थी। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। जब हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको ज़मीन की खुदाई करके कुछ सिक्के मिले, कुछ शिलालेख मिले, कुछ स्थापत्य कला मिली, कुछ भवन निर्माण की शैलियाँ मिली। उसके अलावा कुछ रिटर्न सोर्सेज भी मिले थे, जैसे अशोक के अभिलेख, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे सोर्सेज मिल रहे थे जिनके आधार पे वो हमारी हिस्ट्री को क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। तो जब हम 700 से 1750 टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो आज भी जो हमारे इतिहासकार थे वो हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए, अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए इन सारे सोर्सेज पे क्या थे, डिपेंड थे। लेकिन जो चेंज हमें देखने को मिला उस टाइम में और इस टाइम में वो ये था कि पहले जो रिटर्न सोर्सेज थे वो बहुत कम थे, लेकिन अब हमें रिटर्न सोर्सेज की जो संख्या थी वो बहुत अधिक मात्रा में मिल रही थी। ठीक है, और जो रिटर्न सोर्सेज होते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि जो हमारे इतिहासकार थे वो पीछे की तरह, मतलब एंशियंट हिस्ट्री की तरह कुछ सिक्के, शिलालेखों जैसे सोर्सेज पे निर्भर तो थे, लेकिन अब उनको रिटर्न सोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे थे पहले की अपेक्षा। अब वो लिख रहे थे, तो वो लिख रहे थे क्योंकि कागज क्या था, अब कागज का आविष्कार हुआ। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे कि कागज का सबसे पहला आविष्कार किस देश ने किया था। राइट, तो अब कागज क्या हो रहा था, सस्ता होता जा रहा था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किसका उपयोग, कागज का उपयोग। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियों के बारे में भी हमने प्रीवियस जो 6th क्लास है उसके अंदर पढ़ा था। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन होता है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी यहाँ पे हमने एक टर्म के बारे में पढ़ा, दैट इज अभिलेखागार। तो क्या होते हैं अभिलेखागार? ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता था। आज जैसे म्यूजियम्स होते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने म्यूजियम्स का क्या किया होगा, विजिट किया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है, मतलब जिनका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका जो कलेक्शन होता है एक जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं। और अभिलेखागार की बात करें तो ये एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे रिटर्न सोर्सेज को, मीन्स पांडुलिपियों को या फिर अभिलेखों को क्या किया जाता था, उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से
क्या किया जाता था, सेफली एक म्यूजियम के अंदर रखा जाता था, ठीक है। और ये रिकॉर्ड्स कैसे होते थे, ये सारे रिटन रिकॉर्ड्स होते थे। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उनके भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो क्या पॉलिसीज़ बना रही हैं, कैसे कैसे वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं, क्या कुछ फंड उनको इसके लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो जितने भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो सारे की सारे रिकॉर्ड्स, वो सारे की सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे सेफली रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अभिलेखागार, राइट। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं। उन दिनों का मतलब यहाँ, गिव मी अ मिनट। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि हम इस बुक के अंदर जो बात करेंगे वो 700 से 1750 एडी के टाइम पीरियड की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब भी मैं आपको हिस्ट्री बोलूँगी तो इसका मतलब ये वो वाली हिस्ट्री है, ये वो वाला समय है, ये वो वाला टाइम है जो 700 से लेके 1750 के बीच में आता है, राइट। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन दिनों की बात, किन दिनों की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं। छापे खाने क्या होते थे, प्रिंटिंग मशीन्स जो होती थी, ठीक है। तो कागज तो आ गया था, कागज का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन अगर लोगों को उस कागज पे कुछ लिखना होता था, ठीक है, तो वो अपने हाथ से लिखते थे। जैसे आज हम देखते हैं ना, जैसे आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक पेज है, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको किसी ने अपने हाथ से नहीं लिखा, ये मशीनों के द्वारा प्रिंट किया गया पेज है। लेकिन छापे खाने तो थे नहीं उस टाइम पे, तो जो लिपिक या नकल नवीस होते थे वो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यहाँ पे एक वर्ड है प्रतिकृति, यानी कॉपी। आपको मैं बोलती हूँ कि आप इस पेज की क्या करा लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए या फिर प्रिंट करा लीजिए। तो 1 मिनट भी हमें नहीं लगेगा इसकी जेरोक्स कराने के लिए या करने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ये पेज आपको हाथ से लिखना है, तो तब तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास जेरोक्स मशीन नहीं होगी या आपके आसपास कोई ऐसा कैफे नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, तो आपको भी तो वो, अगर आपको ये पेज लिखना है तो आपको अपने हाथ से ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा ही उस समय पे था कि जो लिपिक होते थे या नकल नवीस होते थे, नकल नवीस और लिपिक कौन लोग होते थे, ये वो लोग होते थे जो हाथों से, ठीक है, क्या करते थे, हाथों से किसी भी चीज को लिखते थे, ठीक है। और पांडुलिपियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पांडुलिपियों के अंदर जो चीजें लिखी हुई थी, जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें मिलती है, मंत्रास मिलते हैं, कुछ भी मिलता है हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, 6th क्लास में बताया था कि जो पांडुलिपियां होती थी ना, ये टाइम के साथ खराब हो जाती थी, क्योंकि ये भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पे बनाई जाती थी। तो ये जो पेड़ की छाल थी ना, इस पे कीड़े लग जाते थे, ठीक है। तो वो कीड़े उस पांडुलिपि को नष्ट कर देते थे। इसके रख रखाव में भी दिक्कत होती थी, तो भी ये टूट जाती थी, फट जाती थी। तो इसीलिए ना क्या होता था, जब लोगों को लिखना आया, लोगों को भाषा की समझ हुई, तो उन्होंने इनकी कॉपीज बनानी शुरू कर दी ताकि हिस्ट्री को संभाल के रखा जा सके। अगर ये पांडुलिपियां नष्ट भी हो जाती हैं तो वो जो इनकी कॉपी थी, राइट, उससे हमें उस समय की जानकारी मिल जाए। बट यू नो व्हाट, यहाँ पे एक और चीज हमें नेगेटिव दिखाई देती है। लोग कॉपी करते थे, प्रतिकृति बनाते थे पांडुलिपियों की, लेकिन उसमें भी टाइम के साथ चेंज होता गया। कैसे चेंज होता गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, ठीक है। मैं जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने आपको बोला कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया ना, आपको वो सेम लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल डिक्टो आप नहीं लिख पाओगे उसको, ठीक है। यहाँ पे अगर 100-200 बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो
अगर मैं उनको बोलूं कि आपको जो मैंने समझाया आप उसको लिखिए, है ना, एक पेपर के अंदर लिखिए, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि सबकी लैंग्वेज अलग होगी, सबका लिखने का तरीका अलग होगा, मतलब सबने अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसके अंदर चेंज कर दिए होंगे, जो भी जिसको भी जैसे भी समझ में आया। तो सेम चीज वहां पे भी होती थी, जब लोग इन पांडुलिपियों की कॉपी करते थे या किसी भी रिटर्न सोर्स की कॉपी करते थे, तो वो अपने हिसाब से उन वर्ड्स के अंदर या उन आइडियाज के अंदर छोटे छोटे फेर बदल कर दिया करते थे, चेंजेस कर दिया करते थे। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताई गई है कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए कुछ लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करके चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कभी कभी तो वो किसी शब्द में चेंज कर देते थे, कभी कभी क्या होता था पूरे की पूरे सेंटेंस या पूरे की पूरे वाक्य में चेंज करते थे। सदी दर सदी ही प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती लगी। मान लो एक ओरिजिनल जो सोर्स है, रिटर्न सोर्स है, हमने उसकी कॉपी करी, तो जिस बंदे ने इसकी कॉपी करी होगी उसने जब अपना जो सोर्स लिखा होगा, मतलब वो जो कॉपी लिखी होगी ओरिजिनल की, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, फिर किसी और नकल नवीस ने इसकी कॉपी करी होगी, तो उसने भी कुछ चेंजेस किए होंगे अपनी समझ के हिसाब से, फिर किसी ने इसकी कॉपी करी होगी, ठीक है, तो उसने भी इससे थोड़े से जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, वो अलग यूज किए होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज जो हमें एविडेंस मिलते हैं, आज जो हमें रिटर्न सोर्सेज मिलते हैं, वो ओरिजिनल से बिल्कुल क्या होते गए, डिफरेंट होते गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस मिले, फिर यहाँ पे और चेंजेस मिले, यहाँ पे और चेंजेस मिले, इस तरीके से टाइम टू टाइम जो कॉपीज बनती गई उनमें ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते रहे, राइट। होप कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। जो ओरिजिनल चीज़ें थी, जो ओरिजिनल रिटर्न रिकॉर्ड्स थे, वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि इतने लंबे टाइम पहले वो नष्ट हो गए होंगे, या फिर थोड़े बहुत एविडेंस हमें मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत पांडुलिपियाँ हमें मिल जाती हैं, तो वो और उस कॉपी, जो उसकी कॉपी की गई थी, उसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति आया, ठीक है, उसने भारत की यात्रा करी, विदेशी व्यक्ति आया भारत के अंदर, उसने भारत की यात्रा करी और कुछ समय तक वो भारत में रहा। उसने यहाँ की सोसाइटी के बारे में जो ऑब्जर्व किया, यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ के सारी चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटी के अंदर सोशल चेंजेस के बारे में, है ना, यहाँ के रिचुअल्स के बारे में जो भी ऑब्जर्व किया, उसने वो एक अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब वो यहाँ से जब वापस लौट के गया तो कुछ चीज़ें ना उसको याद नहीं थी जब उसने इनको लिखा था, ठीक है। जब बहुत टाइम बाद उसको कुछ चीज़ें याद आई, उसको लगा कि यार वहाँ पे तो इंडिया में ऐसा भी था, इंडिया में ऐसा भी था, तो कुछ उसने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था, जो ओरिजिनल लिखने वाले जो लेखक होते थे ना, अपने जो मूल वृत्तांत में जो ओरिजिनल रिटर्न चीज़ें जो वो लिखते थे ना, उसके अंदर भी कभी कभी वो क्या करते थे, चेंज करते थे। टाइम के साथ साथ उनको कुछ चीज़ें याद आती थी तो वो कुछ और ऐड कर देते थे, कुछ उनको लगता था कि कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ हटाना है, तो वो हटा भी दिया करते थे। तो ऐसे भी हमें बहुत सारे यात्रा वृत्तांत या फिर बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें जो ओरिजिनल लोग थे, अभी हमने देखा कि कॉपी करने वाले जो लोग थे वो चेंजेस कर रहे थे, बट कुछ ओरिजिनल जो राइटर्स थे, जिनके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स थे, वो भी अपने रिकॉर्ड्स के अंदर क्या कर रहे थे, टाइम के साथ साथ चेंजेस कर देते थे। फॉर एग्जांपल 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। आगे भी आप जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बहुत पढ़ोगे। तो उन्होंने अपना जो वृत्तांत था वो पहली बार 1356 में लिखा था,
और दूसरी बात इसके 2 साल बाद यानी कि 1358 के अंदर लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा था। मतलब जो इतिहासकार थे, जो उसका 1358 वाला जो रिकॉर्ड था ना, उसके बारे में तो उनको पता था। तो जब भी उनको इस समय के बारे में जानकारी लेनी होती थी उसके पर्सपेक्टिव से, तो वो इसी 1358 वाले रिकॉर्ड को पढ़ते थे या इसकी स्टडी करते थे। उनको पता भी नहीं था कि इससे 2 साल पहले 1356 में उसने क्या लिखा था, ओरिजिनल वृतांत लिखा था। ठीक है, और जो वो ओरिजिनल वृतांत था ना, बहुत अभी हमने लेखागारों के बारे में पढ़ा, जहाँ पे जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो रखे जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अंदर उसका जो 1356 वाला जो रिकॉर्ड था वो कहीं दबा हुआ था। बहुत समय बाद उनको उसका 1356 वाला जो रिकॉर्ड मिला, तब उनको पता चला अच्छा 1358 से पहले भी इसने कुछ भारत के बारे में लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है वो रिटन रिकॉर्ड से मिलती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो पॉइंट है वो ये भी है कि टाइम के साथ साथ इसके अंदर हमें चेंजेस मिलते हैं। ओरिजिनल की कॉपी बनते बनते उसकी जो ओरिजिनलिटी थी कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके आधार पे जो इतिहासकार हैं वो हिस्ट्री को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लिपि है, लिखने का एक तरीका है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना हर लैंग्वेज को। तो एक यहाँ पे बात की जा रही है नस्तलिक लिपि की। जैसे हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की, हिंदी को किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन अरबी और फारसी की बात करें तो हम नस्तलिक लिपि। बाईं ओर यहाँ पे आप इमेज के अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यानी ये वाली जो लिपि है ये क्या है, नस्तलिक लिपि है। आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से लिखा गया है, ऐसे ऐसे। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखा जाता था, यानी फ्लो के साथ उसको लिखा जाता था। फारसी अरबी की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। एक है सिकस्त लिपि, दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली लिपि है वो है हमारी नस्तलिक लिपि, और जो राइट में है वो कौन सी है, सिकस्त लिपि। अगर हम कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये खुले खुले वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, वर्ड्स बहुत जुड़े जुड़े हैं। ठीक है, एडजेसेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही सटे सटे वर्ड हैं, और एक फ्लो के साथ इन वर्ड्स को लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो लिपि है उसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, इस लिपि को लिखने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से लिपि में भी चेंजेस मिलते हैं, भाषा में भी चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे चैप्टर का और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस समय को जानने की, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, है ना, सब शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतरीन काम करने के लिए क्या रहें, मोटिवेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।